अनुवाद किया, किस किस पर्व का अनुवाद किया। आज पंजाब के प्राचीन पुस्तकालयों में ये पोथियां पड़ी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के उसके ऊपर हस्ताक्षर। एक कवि थे टहकल, उन्होंने अश्वमेध पर्व का अनुवाद किया। वो पोथी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में पढ़ी। एक कवि थे कंकल, उन्होंने 10 गुर कथा लिखी, खालसा कॉलेज अमृतसर के सिख इतिहास पुस्तकालय में प्रतीक पड़ी है। एक कवि थे कवि सेनापति, उन्होंने गुरु शोभा लिखी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी में, वहाँ के पब्लिकेशन विभाग ने हिंदी में गुरु शोभा का प्रकाशन किया। मैंने खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, जहाँ मैं चांसलर हूँ, मैंने गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार के 5 कवियों की पोथियों का संपादन किया। चाणक्य रीति का अनुवाद हुआ, मैंने संपादन किया। एक कवि था अहिराय, उसने जयनामा गुरु गोविंद सिंह का लिखा, मैंने उसका संपादन किया। तो हिंदी का एक बहुत बड़ा एक आंदोलन, हिंदी भाषा के विकास का एक बहुत बड़ा प्रयास उत्तर मध्यकाल में गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार के कवियों ने किया। आज हिंदी साहित्य के इतिहासों में बहुत प्रशंसापूर्वक उल्लेखनीय उल्लेख हमें मिलता है। गुरु तेग बहादुर साहब देखिए, डॉक्टर सेठ को, मैडम को पता है कि अभी पंजाब विश्वविद्यालय में मेरी एक पुस्तक का विमोचन हुआ, आपके प्रिंसिपल महोदय ने बात की, नवम गुरु को नमन। अब उस पोथी में अब 2-3 बातें सुनिए। गुरु तेग बहादुर पंजाबी के रचनाकार थे, पंजाबी के बाणीकार नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक, गुरु तेग बहादुर साहब के शब्द ब्रज भाषा में, ब्रज के बिना गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी को नहीं समझा जा सकता हिंदी में। और गुरु तेग बहादुर साहब ब्रज के बहुत बड़े रचनाकार थे। एक बड़ी दिलचस्प घटना है कि जो हिंदी की जो बोली ब्रज है, उसमें काव्य तो बहुत मिलता है, कविता की सैकड़ों पोथियां मिलती हैं। हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने 2 किताबें लिखी, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में उन्होंने लिखा, कहते मुझे ये इस तथ्य का तो ज्ञान था कि गुरु तेग बहादुर साहब हिंदी ब्रज के बहुत बड़े रचनाकार। गुरु ग्रंथ साहब में उनके श्लोक और शब्द अलग हिंदी की एक धारा को प्रस्तुत करते हैं। कहते मुझे हमेशा ये रहता था कि ब्रज में काव्य तो बहुत रचा है, गद्य प्रोज नहीं रचा। कहते मुझे किसी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने ब्रज की प्रोज भी लिखी है। कहते फिर मेरी खोज शुरू हो गई। करते 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 मुझे पता चला कि गुरु तेग बहादुर साहब ने 22 हुक्मनामे, हुक्मनामा होता है पत्र, संगत के नाम संदेश, तो गुरु तेग बहादुर ने 22 हुक्मनामे ब्रज गद्य भाषा में लिखे और पूरे भारतवर्ष की सिख संगत के पास पहुंच गए। मैंने वो 22 हुक्मनामे देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध किए। 9 हुक्मनामों की मैंने फोटो कॉपी नवम गुरु को नमन, जो पंजाब विश्वविद्यालय में किताब का विमोचन हुआ, उसके परिशिष्ट में। तो आप गुरु साहबान का कितना बड़ा योगदान है भारतीय भाषा को, पंजाब के इतिहास में, पंजाब की संस्कृति में, पंजाबियत में।
ये बड़े स्वर्णिम अध्याय है। दूर जाने की जरूरत नहीं, हम रोज घरों में आरती का गायन करते हैं, ओम जगदीश। अब पूरे विश्व में हमारे प्रवासी भाई बहने रहते हैं, उनकी सुबह इस आरती से होती है और रात को इस आरती के साथ वो सोते हैं। ओम जगदीश। ये आरती लिखने वाले थे पंडित श्रद्धाराम फिलौरी, फिलौर के रहने वाले थे, आपके बगल में शहर है। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने हिंदी का पहला उपन्यास लिखा भाग्यवती, 1888 में छपा। मैंने पंडित श्रद्धाराम फिलौरी के ऊपर लगभग 20 साल उनकी रचनाओं के ऊपर शोध कार्य किया। 3 खंडों में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी की ग्रंथावली छापी और हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज हो गया कि आधुनिक काल का खड़ी बोली का पहला कवि, लोकप्रिय रचनाकार पंडित श्रद्धाराम फिलौरी। हिंदी का पहला उपन्यासकार श्रद्धाराम फिलौरी, जिसने भाग्यवती उपन्यास लिखा 1888 में। और भाग्यवती उपन्यास आप देखिए, उस समय नावल नाम की कोई चीज भारतीय भाषाओं में नहीं थी। श्रद्धाराम फिलौरी ने जब भाग्यवती लिखा, इतना पंजाबी जनजीवन के पास था। 2 बातें थी इसमें, विधवा विवाह की वकालत इस उपन्यास में, कि किसी को कोई हक नहीं, अगर किसी का पति चला गया तो उसका पुनर्विवाह ना हो, वो नारी अच्छा जीवन व्यतीत ना कर सके। पंडित जी ने वकालत की, लोगों ने विरोध किया। और दूसरा, बाल विवाह की निंदा की। पंडित जी ने उस समय कहा कि 18 साल से कम हिंदू परिवारों में लड़की की शादी ना की जाए। और विषमता देखिए, जब पंजाब में हिंदू, सिख, मुसलमान और यहाँ तक के ईसाई परिवारों में शादी होती थी, तो भाग्यवती उपन्यास दहेज में दिया जाता था लड़कियों। लाहौर, अमृतसर, लुधियाना के बाजारों में लिखा रहता था कि बच्ची के दाज दहेज का सामान हमारी दुकान से खरीदिए, भाग्यवती मुफ्त दिया जाएगा। दाज में देते थे। ये भारतीय समाज का, हिंदुस्तानी समाज का एक नया संवाद पंजाब के हिंदी रचनाकार पंडित श्रद्धाराम फिलौरी की कृतियों में हो रहा। ये पंजाब की हिंदी साहित्य को देखते हैं। भगत सिंह बहुत बड़े आज़ादी के हमारे संग्राम के अगुआ, युवा क्रांतिकार। भगत सिंह हिंदी के बहुत बड़े लेखक। भगत सिंह का पूरा जो साहित्य है, डॉक्टर कमललाल जी प्रोफेसर है, उन्होंने भगत सिंह की संपूर्ण रचनावली का संपादन किया हिंदी में। भगत सिंह को सैकड़े हिंदी की कविताएं जबानी जाती। लाहौर में पढ़ते थे। हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार है भारतेंदु, उनका नाटक था भारत दुर्दशा। भगत सिंह ने भारत दुर्दशा में अभिनय किया। एक बहुत बड़ी संस्था है राष्ट्रभाषा प्रयाग, आज भी वो संस्था काम करती है। वो हर साल निबंध प्रतियोगिता करवाती है। भगत सिंह ने 9 बार प्रयाग राष्ट्रभाषा संस्था में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, हिंदी प्रतियोगिता। 9 बार भगत सिंह ने हिंदी में निबंध लिखे और 5 बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त। भगत सिंह की रचनाएं देखिए, चाहे उनका एक बहुत लंबा लेख है राष्ट्रभाषा की, बहुत लंबा लेख है मातृभाषा पंजाबी,
सतगुरु राम सिंह जो कूका आंदोलन के थे, इनके ऊपर उनका एक हिंदी में आलेख। तो भगत सिंह हिंदी के बहुत बड़े निबंधकार थे और भगत सिंह संस्कृत का विद्यार्थी। भगत सिंह का एक पत्र मैंने अपनी किताब में उद्धृत किया। अपने दादा को लिखते हैं कि दादाजी आज मैं बहुत परेशान हूँ कि संस्कृत का पेपर मुझे मिला है। 100 में से मेरे 90 अंक संस्कृत के पेपर में आए। तो ये आप देखिए कि हमारे देश भगत, हमारे क्रांतिकारी भी पंजाब में इस भाषा के साथ जुड़े। और आज आप देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास पंजाबियों के बिना नहीं लिखा जा सकता। लेखक मूलतः वो पंजाबी है, हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार। मेरे सामने भीष्म सानी है, हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार, तमस जैसा उपन्यास। मेरे सामने उपेंद्र नाथ अश्व है, जलंधर के रहने वाले थे। 100 से ऊपर हिंदी में ग्रंथ लिखे, हिंदी के बहुत बड़े नाटककार, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े उपन्यासकार। कृष्णा सोबती बहुत बड़ी हिंदी की रचनाकार, पंजाब। राजी से बहुत बड़ी हिंदी की रचनाकार, नकोदर की रहने वाली। जगदीश चंद्र बहुत बड़े आंचलिक धारा के उपन्यासकार, जलंधर के रहने वाले। कुमार मित्र बहुत बड़ा हिंदी का कवि, चंडीगढ़ का रहने वाला। तो हिंदी के बड़े रचनाकार जिनकी मातृभाषा पंजाबी है, हिंदी के बहुत बड़े लेखक। वैसे भी आप देखिए पंजाबियों को एक वरदान है कि हम 4 भाषाएं सुविधा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं और सुविधा पूर्वक उनका उच्चारण करते हैं। खुशवंत सिंह पंजाबी, अंग्रेजी का बहुत बड़ा रचनाकार। आगे बहुत बड़ा हिंदी का उपन्यासकार, कवि, गुरदासपुर के रहने वाले थे। फैज अहमद फैज, इकबाल, उर्दू के बहुत बड़े अदीब, मूलतः पंजाबी। बाकी अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, पाश, इनकी तो आप बात ही छोड़ दो, तो है ही पंजाबी और बहुत बड़े पंजाबी के रचनाकार। आज आप देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, अब दुनिया की जरूरत बनती जा रही है। मैं एक बड़ी दिलचस्प घटना है, छोटी सी। ओबामा राष्ट्रपति बने, पत्रकार सम्मेलन हुआ। पत्रकारों ने पूछा कि आप इतने बड़े राष्ट्र के पहले नागरिक बने हैं, आपकी इच्छा क्या है? ओबामा ने कहा कि मेरी इच्छा महात्मा गांधी के साथ मैं खाना खाऊं। बात स्पष्ट है कि वो महात्मा गांधी की नीतियों का अनुसरण करना चाहते हैं। एशिया के एक पत्रकार ने पूछा कि ओबामा जी आप इस उम्र में सीखना क्या चाहते हैं? ओबामा 1 मिनट मौन रहे और 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं? हिंदी इसलिए सीखना चाहते हैं कि भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध मजबूत करने में। एक बात आप याद रखिए कि जितनी देश की इकोनॉमी है, जितना हमारा ट्रेड है, एक्सचेंज का है, वो तभी मजबूत होता है जब आप उस बड़े देश की भाषा के माध्यम के साथ आम लोगों से जुड़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर अपना माल बेचती हैं। आप देख लो, बंगलौर है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, उनके अधिकारी आते हैं, टूटी फूटी हिंदी सीखते हैं। तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में अपना माल बेचते हैं। डिस्कवरी चैनल
भी कुछ देर के बाद हिंदी में वो सारा कार्यक्रम दिखाने लगा। तो हिंदी अब व्यापार की भाषा है। हर देश हिंदी के साथ जुड़ना चाहता है। बहुत सारे पंजाबी बाहर जाते हैं। पहले जब जाते थे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक सवाल पूछा जाता था कि वाशिंगटन जा रहे हो, अंग्रेजी आती है? अब प्रश्न बदल, वो पूछते हैं यूके जा रहे हो, वाशिंगटन जा रहे हो, क्या हिंदी आती है? हिंदी आने का मतलब है अमेरिका के 80 कॉलेज में हिंदी के रोजगार के अवसर हैं। पीछे पाकिस्तान गया, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 300 विद्यार्थी हिंदी का डिप्लोमा कर रहे थे। मैंने कुलपति से पूछा कि आपको हिंदी की क्या जरूरत है? वो कहते कि ये डिप्लोमा करके खाड़ी के देशों में मजदूर बनकर जाते हैं। इनके पास अगर हिंदी बोलने का, थोड़ा बहुत लिखने का अभ्यास है तो ये खाड़ी देशों में जो व्यापार की संस्थाएं हैं, छोटे मोटे कार्यालय हैं, जहाज की नौकरियां हैं, कहते क्योंकि वो इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये 4 लफ्ज हिंदी के बहुत बढ़िया बोलते हैं। और अंतिम बात कहकर वाणी को विश्राम दूंगा, वो भी बड़ी दिलचस्प है कि हिंदी की ताकत है। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हिंदी का अध्यक्ष था, तो एक लड़की मेरे पास यूजीसी का टेस्ट क्लियर करके वो पीएचडी का काम कर रही। उसके पिताजी अमृतसर में मिलिट्री के बहुत बड़े पद पर थे, ब्रिगेडियर थे। उसने ज्वाइन किया। पहले उसको 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता था, लास्ट 2 ईयर्स में उसको 35,000 मिला। जब उसका 4था साल शुरू हुआ तो उसने 6 चैप्टर में से 4 चैप्टर लिख लिए थे। तो वो एक दिन मेरे पास आई, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा चलो बधाई दी। तो कह रहे कि मैंने एक प्रार्थना करती हूँ, बताइए। क्योंकि मेरा जो पति है नोएडा में बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम है। मेरा पति मुझे कहता है कि ये पीएचडी का काम छोड़, नोएडा में हम जाएंगे, हिंदी में पीएचडी करके क्या करो। तो कहते कि मेरा पति आपके पास कल आएगा तो आप उनको सुने। उसके हस्बैंड आए, वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ, तो ये पीएचडी नहीं करना चाहता। मैंने कहा नहीं, इसने 4 अध्याय लिखी है, 35,000 का मिलता है, एक साल और लगा। उसने कहा नहीं जी, मुझे उस समय उसने मुझे कहा कि 7 लाख का पैकेज है, मुझे वहाँ फ्लैट फ्री है, तो हिंदी से क्या होगा। मैंने फिर भी थोड़ा सरल से दी। वो वाइस चांसलर के पास है, उसने कहा जो हिंदी के हेड है ना, वो मेरी पत्नी को नौकरी छोड़ने नहीं दी। वाइस चांसलर का फोन आया, कहते यार मेरे पास ये तो फोन आते हैं कि नौकरी दे दो। आज मुझे ये पता चला कि वो छोड़ना चाहती है, आप छोड़ने नहीं देते। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसे काम नहीं, छोड़ना चाहती छोड़ दे। छोड़कर वो दिल्ली चले। मैं जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एक वाइवा लेने गया, वहाँ ओपन वाइवा होता है। तो मैंने देखा वो भी लड़की बैठी हुई वहाँ। जब
मौके की वाइवा समाप्त हुआ, वो मुझसे मिली। तो मैंने कहा आजकल आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि यही बताने आए। अब आप सुनिए। उसने कहा कि जब मैं नोएडा में आ गई तो मेरे घर में बहुराष्ट्रीय कंपनी के बहुत सारे अधिकारी आते थे। उन्होंने कहते थे मुझे कहा कि भाभी जी आप MA हिंदी है, MPhil है, PhD कर रही थी, तो आप हमारी कंपनी के लिए विज्ञापन लिखिए। ताकि मैंने कहा मैंने तो ये कभी काम किया नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपकी इतनी अच्छी हिंदी है, आप विज्ञापन लिखिए। कहती मैंने एक अभी मैडम मुहावरों की बात कर रही थी, कहती मैंने एक मुहावरे का कान में बोला, मैंने लिखा मैंने इस देश का नमक खाया, टाटा साहब। कहती मुझे एक पंक्ति लिखने पर 7 लाख रुपया मिला। फिर कहते कि मैंने लिखा दिल मांगे मोर, कहती मुझे 12 लाख मिला। कहती आजकल मैं 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन लिखती हूँ, मेरा पैकेज 25 लाख का है। कहती मैं जो सबसे बड़ी बात है ना, कहती आज से 2 साल पहले मैं अपने पति के फ्लैट में रहती थी, अब कहती हिंदी के कारण मुझे बड़ा फ्लैट मिल गया है, अब मेरा पति मेरे फ्लैट में रहता है। कहती डॉक्टर ये हिंदी की बात। तो हिंदी की ताकत पहचानिए। अब हमारा देश, आप देखिए देश की इच्छा शक्ति देखिए, कितनी हमारी शब्दावली आकाश तक पहुंच गई है, चंद्रयान। अब अमेरिका के साइंटिस्ट भी मून की बात नहीं करते, वो अपने सर्च पेपर में चंद्रयान लिख रहे हैं। अभी एक और अभियान चला और उसको नाम दिया गया आदित्य, सूर्य का जो सोलर का जो कर रहे हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि चाइना कोई इसके ऊपर काम कर रहा था, सोलर एनर्जी के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि आदित्य की क्या विशेषता है, और वो चाइना के साइंटिस्टों ने आदित्य शब्द को अपना। इसलिए हिंदी की वैश्विक, हिंदी की राष्ट्रीय और हिंदी का जो हमारे साथ पंजाबियों के साथ रिश्ता है, हमें उसको नहीं भूलना। डॉक्टर मीना सेठ जी बहुत उत्साह के साथ इस कॉलेज को आगे लेकर जा रही है। मैं इनकी उपलब्धियाँ देखता रहता हूँ, इनकी प्रतिबद्धता और पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित। तो मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है कि एक समर्पित शिक्षाविद के उपस्थिति में मुझे आपके साथ संवाद करने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार।